हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने द लिविंग वर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली कुछ चीज़ें स्टडी की थी, जैसे कि लिविंग क्या है, उनको हम लोगों ने उनकी डाइवर्सिटी देखी थी, देन उनका नॉमेनक्लेचर किया था और फिर उनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स भी पढ़े थे, जिनके अंदर हम सारे लिविंग्स की डाइवर्सिटी को एक साथ देख सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब सारे लिविंग्स को हम लोगों ने उस चैप्टर के अंदर एक चीज और भी देखी थी कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है, जिसके अंदर प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल, नेचुरल, इस तरह के हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखे थे। अब हम देखेंगे कुछ टैक्सोनॉमिक हिस्ट्री की जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यानी कि जितने भी लिविंग्स है अर्थ पर, ठीक है, अर्थ पर जितने भी लिविंग्स हैं उन लिविंग्स को हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। ठीक है, उनका क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। और इन लिविंग्स को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना अलग अलग रोल प्ले किया था। अब वो साइंटिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है और उनकी क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि किस साइंटिस्ट ने किस तरह का क्लासिफिकेशन किया, किसका, लिविंग्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं, जब फर्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है एरिस्टोटल, ठीक है, जिसको अरस्तु भी बोला जाता है। ठीक है, एरिस्टोटल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि एरिस्टोटल जो थे वो फादर ऑफ इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं को एक और नाम से भी जाना जाता है, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं और प्लस इनको फादर ऑफ जोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ जोलॉजी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एरिस्टोटल कौन थे और उन्होंने क्या, किस नाम से उनको, मतलब फादर बायोलॉजी की भी और जोलॉजी की भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम एरिस्टोटल की बात करें कौन थे, तो हम बोल सकते हैं ये एक ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने सबसे पहले किसको क्लासिफाइड किया था, क्लासिफाइड किया था प्लांट्स को। ठीक है, और किसके बेसिस पे, उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इनके बेसिस पे जो एक्सटर्नल या ग्रोथ हैबिटेट है उनके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था। और उन्होंने क्लासिफिकेशन में क्या किया, प्लांट्स को कितनी कैटेगरी में बांट दिया, प्लांट्स को इन्होंने 3 कैटेगरी के अंदर रखा। कौन कौन से थे, जो सबसे बड़े प्लांट्स थे उनको उन्होंने ट्रीज बोला। ठीक है, फिर शर्ब यूज किया जो मीडियम हाइट के थे प्लांट, और जो सबसे छोटे हाइट के थे उन प्लांट्स को हर्ब्स बोला गया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इन्होंने ओवरऑल प्लांट्स को कितने कैटेगरी में या क्लासिफाई किया, तो बेसिकली 3 कैटेगरी इन्होंने बनाई प्लांट की, एक तो सबसे लंबे, एक मीडियम हाइट वाले और एक सबसे स्मॉलेस्ट हाइट वाले। जो सबसे लंबे थे उनको इन्होंने ट्री बोला, जो मीडियम हाइट के थे उनको सर्ब बोला और जो सबसे छोटे थे उनको हर्ब्स बोला। तो अरिस्टोटल पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जिनके अंदर 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं कि सबसे पहले लिविंग्स का क्लासिफिकेशन किसने किया था, अरिस्टोटल ने बोला था। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जोलॉजी, और किसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट की जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जो हम एक्सटर्नली फीचर बोल सकते हैं कि रूट है तो कैसी है, मतलब जो हम प्लांट के बाहर से देख के बता सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर एनाटॉमी होती है जो उनके सेल और टिश्यू लेवल पे चल रही है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं उनके बेसिस पे बात चल रही है, और एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं उनके अंदर रूट, स्टेम, लीफ कैसी है, उनका पैटर्न कैसा है, उनका अरेंजमेंट कैसा, उनके बेसिस पे इन्होंने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। उसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट आते हैं टेक्सोनोमिक हिस्ट्री के अंदर, वो है थियोफ्रास्टस। ठीक है, और थियोफ्रास्टस भी एक ग्रीक पॉलिटिशियन थे, मतलब ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, और इनको किन किन नाम से जानते हैं,
इनको हम दो नाम से जाना चाहता है, यानी कि इनके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि इनको फादर ऑफ एनिसेंट प्लांट किंगडम या फिर प्लांट टेक्सोनोमी हम बोलते हैं इसको, सॉरी, प्लांट टेक्सोनोमी, ठीक है। और प्लस इनको फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है। प्लस इनके लिए क्वेश्चन और आता है कि इन्होंने एक टर्म थी जिसको प्रपोज किया था, तो प्रपोज टर्म, इन्होंने 3 टर्म्स थी जो प्रपोज की थी और जो प्लांट के लिए हम काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जैसे कि एनुअल वर्ड। एनुअल वो प्लांट होते हैं जिनका पूरा लाइफ साइकिल जो होता है वो एक ही साल का होता है, यानी कि विद इन 1 ईयर वो मतलब जर्मिनेट भी हो जाएंगे, ग्रो भी कर देंगे एंड आगे सीड भी प्रोड्यूस कर देंगे और देन वो डेड हो जाएंगे। सेकेंड जो प्लांट होते हैं वो बाइनिलियल प्लांट्स होते हैं। बाय का मतलब होता है 2 साल, यानी कि इनका लाइफ साइकिल जो होता है वो 2 साल का होता है। और एक होते हैं पेरेनियल। पेरेनियल प्लांट का मतलब होता है जो मल्टीपल ईयर्स जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल प्लांट्स बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो थियोफ्रस्टस है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा गया था। अगर हम इनकी बुक की बात करें तो इनकी एक बुक पे भी क्वेश्चन आता है और उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, ये इनकी बुक थी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो थियोफ्रस्टस, देखो थियोफ्रस्टस और जो एरिस्टोटल जो है ना, यानी कि एरिस्टोटल और थियोफ्रस्टस ये दोनों के दोनों ही ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, पहली चीज। दूसरा, इन्होंने ही सबसे पहले क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहले, जैसे कि अरस्तु ने सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किया था, और उसी अरस्तु की जो क्लासिफिकेशन था उसी को ही थियोफ्रस्टस ने क्या किया था, एक्सटेंड किया था। इसके अलावा थियोफ्रस्टस को हम फादर ऑफ एनिसेंट प्लांट टेक्सोनोमी बोला जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, ये तो नीट का क्वेश्चन भी रहा हुआ है। प्लस इन्होंने 3 टर्म्स थी जो प्रपोज की थी, जो एनुअल, बायनियल और पेरेनियल प्लांट्स, ठीक है। और इसके अलावा इनकी एक बुक भी थी जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे रहते हैं थियोफ्रस्टस पे। अब बात करते हैं थियोफ्रस्ट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो थियोफ्रस्टस ने जो क्लासिफिकेशन किया था प्लांट का, यानी कि क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने जो प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था वो भी किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिटेट। ग्रोथ हैबिटेट भी बोल सकते हो, या मैंने पहले भी बोला कि इन्होंने अरिस्टोटल के जो क्लासिफिकेशन था उन्हीं को ही आगे एक्सटेंड किया था, तो इसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट को आगे, अरस्तु ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, इन्होंने 4 कैटेगरी अंदर प्लांट्स को डिवाइड किया। पहले जो सबसे बड़े थे उनको क्या बोला गया, ट्रीज बोला। उससे जो छोटे थे उनको क्या बोला, शर्ब्स बोले। उनसे भी जो छोटे थे उनको अंडर शर्ब बोला, और जो सबसे छोटे थे उनको हर्ब्स के नाम से जाना, ठीक है। तो ये इन्होंने अरस्तु के जो क्लासिफिकेशन था उसके अंदर एक और जो लोएस्ट मीडियम हाइट के प्लांट है उनको उन्होंने ऐड कर दिया था। एक और क्वेश्चन आता है कि जो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा था, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था। तो ये सारे थियोफ्रस्टस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ हम बच्चों ध्यान से नोट करना इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही है जो हम इन सारे के सारे टेक्सोनोमिस्ट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। थियोफ्रस्टस के फादर टर्म कौन सी थी, बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक पे क्वेश्चन आते ही आते हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन कितने, यानी कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन में 4 टाइप के प्लांट इन्होंने देखे, यानी कि अरिस्टोटल जो थे उन्हीं की ही क्लासिफिकेशन को इन्होंने आगे थोड़ा एक्सटेंड किया था। क्लियर हो गया। 2 टेक्सोनोमिस्ट आने के बाद में हम अब तीसरे टेक्सोनोमिस्ट पे आते हैं, और जो तीसरे टेक्सोनोमिस्ट थे वो कौन से थे, कैरोलस लीनियस। इनसे तो हम काफी फैमिलियर हो चुके हैं। कैरोलस लीनियस हमारे थर्ड कैरोलस लीनियस,
ये थर्ड जो टेक्सोनोमिस्ट हैं वैसे तो, जिन्होंने क्लासिफिकेशन पे काम किया था। एक्चुअल में अगर इनका नाम पूछा जाए कि इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था कार्ल वॉन लिन्ने, ठीक है। लेकिन हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ गए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ साथ इनका बड़ा रोल था नॉमेनक्लेचर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना नाम 2 वर्ड्स में लिनियस और कैरोलस, यहाँ पे लिनियस इन्होंने अपनी एज ए स्पीसीज, और मतलब इनके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना नाम जो था वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ही रखा। तो इनका एग्जैक्ट जो सही नाम है ये पूछ लिया जाता है बहुत बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोला जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनोमी, ठीक है। अब चाहे वो प्लांट टेक्सोनोमी हो, चाहे वो एनिमल टेक्सोनोमी हो, या फिर एनिमल टेक्सोनोमी, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आंसर हमारा क्या जाएगा? कैरोलस लीनियस को जाएगा। अब कैरोलस लीनियस ने अभी तक ये जो ट्री शब्द, अंडर शब्द, हर्ब्स, यहाँ पे कैरोलस लीनियस ने सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की खोज की थी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो आंसर जाएगा हमारे पास कैरोलस लीनियस ने। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या किया? अर्थ पे जितने भी लिविंग्स थे ना, उनको 2 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी थी? एक तो प्लांटी, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे क्या आ गए? प्लांट्स, ठीक है। और एक इन्होंने कैटेगरी रखी एनिमेलिया, ठीक है, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं उन्होंने इसके अंदर रख दिया। तो ये कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन काफी फेमस क्लासिफिकेशन में था, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया वो इसी तरीके से किया गया कि प्लांट को अलग कर दो और एनिमल्स को अलग कर दो, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास फोर्थ जो टेक्सोनोमिस्ट आते हैं वो थे, उनको बेंथम एंड हुकर के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं उनको पूरा नाम बता रही हूँ यहाँ पे, जियोरेज बेंथम। और सेकंड हमारे थे जोसेफ टर्ल्टन हुकर। बेंथम एंड हुकर दो बहुत ही फेमस नाम रहे हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर। अगर हम बात करें टेक्सोनोमिस्ट की लिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक नीट का और एम्स दोनों का क्वेश्चन था कि बेंथम एंड हुकर जो थे वो कौन से टेक्सोनोमिकल एड से रिलेटेड थे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर आएगा कि बोथ वर रिलेटेड टू रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि क्यू में था। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये कौन से टेक्सोनोमिकल से ऐड थे। तो आंसर आएगा रॉयल बॉटनिकल गार्डन। इन्होंने मिलके एक बुक भी लिखी थी, दे रोड बुक, ठीक है, और उस बुक का नाम था जेनरा प्लांटेरम। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जेनरा प्लांटेरम। और इस बुक के अंदर इन्होंने सबसे पहले सबसे बड़ा और नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया, बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा और नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। इन्होंने प्लांट के ऊपर ही काम किया था टोटली, और इन्होंने स्पर्मेटोफाइट्स यानी कि जो सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स थे, यानी कि इन्होंने स्पेसिफिक किसका क्लासिफिकेशन किया? प्लांट का किया, और प्लांट में भी कौन से प्लांट का? स्पर्मेटोफाइट, और स्पर्मेटोफाइट का मतलब होता है कि सीड प्रोड्यूस करने वाले, यानी कि जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो इन प्लांट्स को इन्होंने 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया, टोटल 3 क्लासेस इन्होंने रखी।
ठीक है। पहली जो क्लास थी वो था डाइकोटिलिडीन, दूसरी थी वो इन्होंने लिखा जिम्नोस्पर्म या जिम्नोस्पर्मी, और थर्ड जो रखा वो था मोनोकोटिलिडीन। ठीक है। इन शॉर्ट इन्होंने जितने भी प्लांट्स थे उनको, मतलब जितने भी सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स थे बच्चों, उनको इन्होंने 3 क्लासेस के अंदर रख दिया। और वो 3 क्लासेस कौन सी थी? डाइकोटिलिडोन मतलब सीड के अंदर 2 कोटिलिडोन थे, जिम्नोस्पर्म, और मोनोकोटिलिडोन मतलब सीड के अंदर 1 कोटिलिडोन प्रेजेंट होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनके क्लासिफिकेशन के काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे जो हमारे सामने आए थे। पहले हम बात करते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन काफ़ी फेमस क्लासिफिकेशन था। रीज़न ये था इनके फेमस होने का क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे नेचुरल क्लासिफिकेशन, मैंने पहले भी बता दिया था, बिगेस्ट और नेचुरल क्लासिफिकेशन था। तो इस क्लासिफिकेशन के अगर हम डीमेरिट्स की बात, पहले मेरिट्स की बात करते हैं कि इस क्लासिफिकेशन की क्या क्या अच्छाइयाँ थी। तो सबसे पहली अच्छाई ये थी कि एक नेचुरल क्लासिफिकेशन था जो कि बहुत ही सिंपल था। नेचुरल या आप बोल सकते हो कि सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन था। ठीक है, जो कि इजीली एब्जॉर्ब, यहाँ पे मतलब इजीली वो क्या कर सकते थे, एब्जॉर्ब, ऑब्जर्वेशन किया जा सकता था इस क्लासिफिकेशन का। ठीक है। दूसरा जो इसका मेरिट्स थी वो ये था कि ये जो क्लासिफिकेशन था वो मेनली बेस्ड था फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, फ्लोरल कैरेक्टर्स, यानी कि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो फ्लावर के बेसिस पे था। और फ्लावर का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को मान के चलते हैं तो ये जो होता है वो काफ़ी स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मोर स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फ्लोर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फ्लोर कैरेक्टर्स। ठीक है। तो फ्लोर कैरेक्टरिस्टिक्स के, क्योंकि फ्लावर जब रिप्रोडक्शन कर लेता है यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में, और फ्रूट में क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। लेकिन वैसे तो क्लासिफिकेशन 2 तरीके से करते हैं, लेकिन अगर सबसे इजीएस्ट माना जाता है वो तो वेजिटेटिव, रूट, स्टेम और लीफ को देख के किया जाता है। लेकिन इन्होंने जो अपना मेनली बेस था क्लासिफिकेशन वो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे था जो काफ़ी स्टेबल था। ठीक है। उसके बाद में अगर हम डीमेरिट्स की बात करें कि क्या क्या बुराइयां थी, तो पहली जो बुराई सामने आई वो ये कि इन्होंने फाइलोजेनी को बिल्कुल यूज नहीं किया, फाइलोजेनी ऑफ प्लांट्स। मैंने पहले भी फाइलोजेनी वर्ड्स का मतलब बताया है, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बात करने, पहले सिंपल आएंगे फिर कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है। लेकिन इन्होंने फाइलोजेनी को क्या किया, यूज नहीं किया, इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इन्होंने कंसिडर नहीं किया। इन्होंने क्या किया, पहले किसको रखा, डाइकोट्स को रखा। ठीक है। फिर किसको रखा, जिम्नो को रखा, और फिर किसको रखा, मोनोकोट को रखा। ठीक है। तो ये जो फाइलोजेनी यहाँ पे क्या नहीं हो रही है, लागू नहीं हो रही है। फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फाइलोजेनी कैसे आएगी, फाइलोजेनी की बात करें तो फाइलोजेनी सबसे पहले, अगर सीड की प्लांट की बात करें तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट में सबसे पहले आते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट, उसके बाद आए थे डाइकोट्स। ठीक है। और फिर आए थे मोनोकोट्स। ठीक है। तो ये एक रिलेशन था, एक सीक्वेंस थी कि सबसे पहले ये थे, फिर डाइकोट्स थे और फिर मोनोकोट्स थे। लेकिन इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल भी फाइलोजेनी को कंसिडर नहीं किया। और सेकंड इनका जो डीमेरिट था वो यही था कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को किसके बीच में प्लेस किया, डाइकोट्स और मोनोकोट्स के बीच में प्लेस किया, जो कि बिल्कुल ही गलत था। हम लिख सकते हैं सेकेंड, यानी कि जिम्नोस्पर्म आर प्लेस्ड between dicot and monocots। ठीक है। इन दोनों के बीच में प्लेस किया। ये दो सबसे बड़े इनके क्या थे, डीमेरिट्स थे।
अब इनके बाद में फाइलोजेनी क्लियर हो गई कि फाइलोजेनी को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो बैंथम एंड हुकर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टैक्सोनॉमिस्ट आते हैं वो कौन से थे, यानी कि 5th नंबर पे हमारे पास कौन से टैक्सोनॉमिस्ट आते हैं, वो थे A.W. एकलर। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बैंथम एंड हुकर के बाद इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था। सबसे पहला इनका फर्स्ट क्लासिफिकेशन था किसके ऊपर बेस्ड था, फाइलोजेनी पे। फर्स्ट फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी कि इनका ऐसा एकमात्र क्लासिफिकेशन था जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। और इनका भी क्लासिफिकेशन किसके ऊपर था, वही प्लांट किंगडम पे। सारे जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आ रहे हैं वो किसके लिए थे, प्लांट किंगडम पे बेस्ड थे। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से। अब एक चीज और क्लियर कर लेना यहाँ पे, वो ये कि इनका पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था, लेकिन जो इनका क्लासिफिकेशन था उसके अंदर बहुत ही थोड़ी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या किया गया था, मेंशन किया गया था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बहुत ही लिटिल फाइलोजेनी का इन्होंने यूज किया था, लिटिल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। मतलब सबसे पहले इवोल्यूशन का यूज तो इन्होंने ही किया था, बट इन्होंने बहुत थोड़े लेवल पे किया, लेकिन उसके बेसिस पे भी इन्होंने प्लांट किंगडम को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया अगर हम वो देखें तो इन्होंने प्लांट किंगडम को दो बड़ी कैटेगरी में यानी कि सब किंगडम में डिवाइड किया, टू सब किंगडम। और वो दो सब किंगडम कौन कौन से थे, एक तो थे क्रिप्टोगेमिया और दूसरा था फेनेरोगेमिया। 9th क्लास में ये दोनों वर्ड हम लोगों ने पढ़े थे कि क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस उन प्लांट्स को बोला जाता है जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो विजुअल नहीं होते, यानी कि सेक्स ऑर्गन आर नॉट विजुअल। अब प्लांट सेक्स ऑर्गन की बात चल रही है तो इसका मतलब क्या है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात चल रही है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम का मतलब क्या हुआ कि मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन रहता है वो स्टेमन रहता है और फीमेल के अंदर हम पिस्टल या कार्पेल का यूज करते हैं। तो दैट मीन सीधी सी बात है कि जो क्रिप्टोगेमिया होते हैं इनके अंदर फ्लावर्स नहीं बनते, ठीक है। और जो फेनेरोगैमस होते हैं इनके अंदर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, ऑर्गन्स आर विजिबल। तो सेक्स ऑर्गन यानी कि स्टेमन और कार्पेल की बात चल रही है, स्टेमन और कार्पेल विजिबल है, दैट मीन यहाँ पे क्या बन रहे हैं, फ्लावर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब हम देखें कि जो क्रिप्टोगेमिया था इनको इन्होंने कितने डिवीजन किए, इसके 3 डिवीजन किए इन्होंने, 3 डिवीजन, 3 डिवीजन थे। यानी कि जो क्रिप्टोगेमिया फाइलम था इसके 3 डिवीजन हुए। एक कौन सा था, थैलोफाइटा, ठीक है। दूसरा जो था वो था ब्रायोफाइटा। तीसरा जो इनका था वो था टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो सबसे सिंपल कौन से थे, थैलोफाइटा मतलब बॉडी क्या है, बिल्कुल थैलस जैसी है, यानी कि नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ। तो एग्जैक्टली हमारे पास थैलोफाइटा के लिए हम वर्ड यूज करें तो क्या आएगा, एल्गी। यानी कि एल्गी के नो स्टेम, नो रूट और नो लीफ, कुछ नहीं होता, बिल्कुल थैलस लाइक जो इनकी क्या होती है, बॉडी होती है। तो
थैलोफाइटा, देयर इज नो रूट स्टेम एंड लीफ। एग्जाम्पल में हमने किसको रखा, एल्गी। सबसे सिंपल प्लांट, इतना सिंपल कि ना उसके रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा सिंपल बॉडी है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन होता जाएगा क्योंकि फाइलोजेनिक यूज हो गई यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम फाइलोजेन इन्होंने यूज की थी, लेकिन लिटरल लेवल पे की थी, लेकिन की लेवल पे की हो भले, लेकिन की तो थी। अब हमारे पास सेकंड जो आते हैं वो आते हैं ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स क्या है, एल्गी से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर भले ही ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं थी, लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर हमें रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स थी हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, फिर आते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हुए, क्योंकि इनके अंदर ट्रू रूट्स हमें देखने को मिली। ठीक है, स्टेम भी देखने को मिला और लीफ भी हमें देखने को मिली। ठीक है, ट्रू रूट हो गए, तो यहाँ पे जाइलम जो थे, जो कि कॉम्प्लेक्स वेजिटेटिव टिश्यूज होते हैं या वास्कुलर टिश्यू हम कंसिडर करते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मान के चलते हैं इनको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रूट की प्रेजेंस आ गई, दैट मीन यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे फाइलोजेनी देखो बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब, मतलब हमें ऑब्जर्वेशन में आ रही है। इस तरीके से फाइलोजेनी चल रही है, ये बहुत ही क्या थे, सिंपल थे। ठीक है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन आने लगे, ये क्या होने लगे, कॉम्प्लेक्स होने लगे। सबसे सिंपल प्लांट कौन से थे, एल्गे थे। एल्गा के अंदर ना रूट स्टेम लीफ थी, थैलस लाइक बॉडी थी, दैट इज अ थैलोफाइटा। फिर ब्रायोफाइट्स के अंदर थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, उसके अंदर ट्रू रूट स्टेम लीफ तो नहीं थी, उनकी जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, तो वो क्या है, ब्रायोफाइट्स। उसके बाद में टेरिडोफाइट्स जो थे, उनके अंदर सारी चीजें ट्रूली प्रेजेंट थी। इनफैक्ट यहाँ पे हमें जाइलम तक की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूट बन गए, स्टेम बन गई, लीफ बन गई। ठीक है, इनफैक्ट जाइलम फ्लोएम भी बन गए, लेकिन क्या नहीं बने, अभी भी फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन अभी भी विजुअल नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो था सेकंड जो सब किंगडम था, यानी कि क्रिप्टोगैमिया, वो क्लियर हो गया। यानी कि दो सब किंगडम थे, उनमें से जो फर्स्ट सब किंगडम था वो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड जो हमारा सब किंगडम है वो कौन सा था, फेनेरोगैमिया। यानी कि क्रिप्टोगैमस का मतलब ये होता है जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं होता, फेनेरोगैमस का मतलब होता है जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन यानी कि फ्लावर की प्रेजेंस होती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हम लोग जो क्लासिफाई करेंगे वो दो कैटेगरी के अंदर हम क्लासिफाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो डिवीजन बनेंगे वो दो डिवीजन बनेंगे। कौन कौन से डिवीजन होंगे, देखो टेरिडोफाइट्स के बाद में जो आते हैं वो आते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे सामने आते हैं वो आते हैं, जो यहाँ पे आते हैं हमारे पास कौन से हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब दो और हमारे पास आ गए प्लांट्स। ठीक है, अगर इनमें देखें तो टेरिडोफाइटा के बाद जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लांट आते हैं वो आते हैं जिम्नोस्पर्म। क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना बच्चों, इनके अंदर रूट स्टेम लीफ के साथ साथ क्या आने लग गया है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन भी बनने लगे हैं, दैट मीन यहाँ पे फ्लावर की प्रेजेंस आने लगी है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट की बात करें तो जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ट्रू रूट देखने को मिल रही है, स्टेम भी है, लीफ भी प्रेजेंट है, और प्लस हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, फ्लावर भी देखने को मिल रहा है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और फ्लावर है दैट मीन यहाँ पे क्या बनेंगे, सीड का भी फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया, तो इन सब से ज्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड कौन हुए, जिम्नोस्पर्म्स आए, क्योंकि फाइलोजेनी यहाँ पे बहुत इजीली आपको समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले उन प्लांट्स को पुट किया जो सबसे सिंपल थे, या ऐसे बोलते हैं जो सबसे पहले अर्थ पे बने। उसके बाद में ब्रायोफाइट्स आए, उसके बाद में टेरिडोफाइट्स आए, उसके बाद में कौन आया, जिम्नोस्पर्म आया। और जिम्नोस्पर्म्स के पास रूट भी थी, स्टेम भी था, लीफ भी थी, फ्लावर भी था, और जब फ्लावर था देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट आर कन्वर्ट इनटू सीड। क्लियर, अब इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लांट आता है, वो आता है एंजियोस्पर्म। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड प्लांट, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर एक चीज और प्रेजेंट हो चुकी है, यानी कि क्या गया, यहाँ पे आपको रूट भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको टैप रूट और एडवांसेस रूट दोनों हमें देखने को मिलेगी, स्टेम तो होगा, लीफ भी हमें होगी देखने को मिलेगी, फ्लावर भी होगा, सीड भी बनेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हमारे सामने फ्रूट भी बनेगा।
यानी कि इनके जो एंजियोस्पर्म में जो सीड प्रेजेंट होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो इनके जो सीड होते हैं वो नेक्ड सीड होते हैं, नेक्ड। ठीक है, इनके अंदर जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, नेक्ड सीड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्रूट्स नहीं बन रहा। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड प्लांट में हम किसको रखते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर। क्लियर हो गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, यानी कि जो प्लांट किंगडम था, इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा जाए कि A.W. एक्लर ने प्लांट किंगडम को कितने डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 5 डिवीजन में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया प्लांट किंगडम को। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हमारे पास किंगडम आता है थैलोफाइटा, उसके बाद में आता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लास्ट में हमारे पास कौन आता है, एंजियोस्पर्म। क्लियर हो गया। तो ये 5 जो डिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन थे। क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि सबसे पहले फाइलोजेनी यहीं पे यूज की गई थी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो 6 नंबर पे टेक्सोनोमिस्ट आते हैं वो है ऑसवाल्ड टिपो। ओसवाल्ड टिपो जो थे, इन्होंने बहुत हाई लेवल पे टेक्स वो इवोल्यूशन का यूज किया। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो बिगेस्ट क्लासिफिकेशन था, कौन सा, फाइलोजेनेटिक। स्टार्टिंग अगर आपसे पूछा जाए तो किसने की थी, एक्लर ने की थी। लेकिन बिगेस्ट क्लासिफिकेशन की बात करें या सबसे ज्यादा इवोल्यूशन को यूज क्लासिफिकेशन के दौरान किसने किया, तो ऑसवाल्ड टिपो ने किया था। अब ऑसवाल्ड टिपो का जो क्लासिफिकेशन था वो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन था, क्योंकि इनके अंदर जितनी चाहिए थी उतनी क्वांटिटी में फाइलोजेनी का यूज किया गया था। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल अगर क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो किसका रहता है, ऑसवाल्ड टिपो का था। इनके क्लासिफिकेशन जो था वो कंप्लीट क्लासिफिकेशन था किसका, प्लांट किंगडम का, यानी कि कंप्लीट क्लासिफिकेशन था किसका, प्लांट किंगडम का, प्लांट किंगडम का। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब इन्होंने किस तरीके से क्लासिफाई किया प्लांट किंगडम को, तो हम देखें तो इन्होंने प्लांट किंगडम को एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से क्लासिफाई किया। जैसे कि मान लीजिए ये है हमारे पास प्लांट किंगडम, ठीक है। और प्लांट किंगडम को इन्होंने भी सबसे पहले 2 सब किंगडम में डिवाइड किया। इन्होंने भी सबसे पहले कितने किंगडम, 2 सब किंगडम में, सब किंगडम में डिवाइड किया। जो पहला था और किसके बेसिस पे किया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या नहीं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्ब्रियो के बेसिस पे इन्होंने 2 सब किंगडम लिखे, कौन कौन से, एक तो वही थैलोफाइटा और जो दूसरा था वो था एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है। अब सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे एम्ब्रियो के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, दैट मीन यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे एम्ब्रियो क्या रहेगा, एब्सेंट होगा। और यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे एम्ब्रियो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है। एम्ब्रियो एब्सेंट था तो इसके अंदर कौन से आ गए, एल्गा, क्योंकि एल्गा के अंदर तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। अब देखते हैं जो एम्ब्रियोफाइटा थे, इनको इन्होंने कितनी कैटेगरी में रखा, तो एम्ब्रियोफाइटा को इन्होंने 3 कैटेगरी के, 2 कैटेगरी के अंदर पुट किया एम्ब्रियोफाइटा में। और किसके बेसिस पे, वॉस्कुलर टिश्यूज के बेसिस पे, ऑन दी बेसिस ऑफ वॉस्कुलर टिश्यू। ठीक है। वॉस्कुलर टिश्यूज के बेसिस पे इन्होंने 2 डिवीजन बनाए सब किंगडम के, कितने, 2 डिवीजन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कौन कौन से डिवीजन थे, जो पहला डिवीजन था वो था ए ट्रैकिया, ट्रैकिएटा, ए ट्रैकिएटा, और एक था ट्रैकिएटा या ट्रैकियोफाइटा।
ट्रैकेटा का मतलब था यहाँ पे, अगर आपको पता है जाइलम की बात करें तो जाइलम 4 अलग अलग टिश्यू से मिलके बना होता है, जिसके अंदर जाइलम ट्रैकिड होते हैं, जाइलम फाइबर होते हैं, पैरेन्काइमा होता है, ठीक है, और वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैकिड की प्रेजेंस नहीं है, दैट मीन यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा हमें, जाइलम की प्रेजेंस नहीं मिलेगी। जाइलम की प्रेजेंस कहाँ आती है, टेरिडोफाइट्स में आती है। तो इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने किसको रखा, ब्रायोफाइट्स को, यानी कि ब्रायोफाइटा। दैट मीन यहाँ पे क्या था, वॉस्कुलर जो टिश्यूज थे वो क्या थे, एब्सेंट थे। देयर इज अ नो वॉस्कुलर टिश्यू, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होता। अब आते हैं ट्रैक्योफाइटा के अंदर। ट्रैक्योफाइटा के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहे थे, वॉस्कुलर जो टिश्यूज थे वो देखने को मिल रहे थे, यानी कि यहाँ पे वॉस्कुलर टिश्यूज क्या थे, प्रेजेंट थे। और वॉस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होने की खातिर अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे, 3 जगह प्रेजेंट थे। कहाँ कहाँ, टेरिडोफाइट्स में थे, और किस में थे, यानी कि किस किस में देखने को, 3 जगह देखने को मिल रहे थे टेरिडोफाइट्स के अंदर, ठीक है। दूसरा जिम्नोस्पर्म, और तीसरा एंजियोस्पर्म, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे वॉस्कुलर टिश्यू की प्रेजेंस थी, जिसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया गया था प्लांट किंगडम को। तो इस तरीके से इन्होंने प्लांट किंगडम को क्या किया, क्लासिफाई किया, ठीक है। अब ओसवाल्ड टेपो के बाद जो हमारे पास जो आते हैं टेक्सोनोमिस्ट, वो कौन थे, वो थे आर.एच. व्हिटेकर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इम्पोर्टेंट है, और प्लस आपके एनसीईआरटी में भी सिर्फ एक टेक्सोनोमिस्ट के बारे में बताया हुआ है, और वो कौन है, आर.एच. व्हिटेकर। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो 1969 के अंदर था। इनका क्लासिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो सबसे पहले इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन अगर पूछा जाए किसने दिया, तो आंसर आएगा आर.एच. व्हिटेकर। यहाँ पे मैं नोट डाल के कुछ बातें लिख रही हूँ जो कि आपके डायरेक्ट तो नहीं दी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया था, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, मैं यहाँ बात करूँ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप इजीली आंसर कर दोगे, आंसर दोगे कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस, ठीक है, जिसके अंदर 2 किंगडम में उन्होंने एक किंगडम प्लांटिका और एक किंगडम जो था उनका एनिमिलिया का था, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने डायरेक्ट नहीं मेंशन किया, एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 किंगडम का दिया है और 5 किंगडम का दिया है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आंसर आएगा, अर्नस्ट हीकल ने दिया था, अर्नस्ट हीकल, ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और अर्नस्ट हीकल ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 किंगडम में 3 कौन कौन से किंगडम रखे थे, देखो कैरोलस लीनियस ने तो प्लांटी और एनिमिलिया 2 रखे थे, इन्होंने एक और किंगडम ऐड कर दिया था, वो था प्रोटिस्टा, ठीक है। और प्रोटिस्टा और कौन सा था, प्लांटी, ठीक है। और थर्ड जो किंगडम था वो था एनिमिलिया, ठीक है। अब प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने क्या रखे थे, यूनिसेलुलर रखे थे और यूकैरियोटिक्स रखे थे, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि 5 किंगडम तो हमें पता है किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। अगर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आए तो आंसर जाएगा हर्बर्ट कॉपलैंड। किसने दिया, हर्बर्ट कॉपलैंड। हर्बर्ट कॉपलैंड ने क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने 4 किंगडम्स बनाए,
एक तो कौन सा था, मोनेरा, और एक था प्रोटेस्टा, और एक था प्लांटी, और एक था एनिमिलिया। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने किस किस को रखा कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन कैसे थे, प्रोकैरियोट से। यहाँ पे भी यूनिसेलुलर थे ऑर्गेनिज्म, लेकिन कैसे थे, यूकैरियोट्स थे। यहाँ पे सारे कौन आ गए, प्लांट्स आ गए थे, और यहाँ पे सारे एनिमल्स आ गए थे। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एक नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एज इट इज आपको कहीं नहीं मिल रहा एनसीईआरटी के अंदर, सिर्फ मैंने आपको मेंशन करवाया है। ये जो नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 2 किंगडम भी आ गया, किसने दिया, ठीक है, 3 किंगडम भी आ गया, किसने दिया, और 4 किंगडम भी आ गया, किसने दिया। ठीक, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो आर.एच. व्हिटेकर का कंप्लीट मेंशन किया है, उसी को ही एक्सप्लेन किया है। कब दिया था, 1969 के अंदर दिया था। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, 2 किंगडम यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, 3 किंगडम किसने दिया, अर्नेस्ट हैकेल ने, और 4 किंगडम किसने दिया, हर्बर्ट कॉपलैंड ने दिया। क्लियर। तो अब आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्लासिफिकेशन, वो कौन सा था, आर.एच. व्हिटेकर का था, और क्या था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या आएगा, देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वहां पे एक और टर्म आ गया था, क्योंकि हमारे पास अगर 4 किंगडम में देखो तो मोनेरा भी है, प्रोटिस्टा भी है, और प्लांटी भी है, और एनिमिलिया है। दैट मीन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स आ गए, मतलब बैक्टीरिया आ गए सारे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ गए, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स, जितने भी डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स, ये सब आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए। लेकिन अभी भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म अर्थ पे था जो कि इस क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं था, और वो कौन सा था, वो था फंजाई। दैट मीन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर अगर 5 किंगडम आपसे पूछे जाएं तो कौन कौन से थे। पहला किंगडम था वो था मोनेरा, दूसरा जो था वो रखा गया था प्रोटिस्टा, ठीक है, और जो तीसरा क्लासिफिकेशन किया गया था वो रखा गया था फंजाई, ठीक है, और फोर्थ जो क्लासिफिकेशन था वो कौन सा था, प्लांटी का। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने 5 जो क्लासिफिकेशन दिए वो कुछ इस तरीके से बनते हैं हमारे पास। पहला कौन सा आता है, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये 5 हमारे पास क्या थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन थे, किंगडम थे, जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफाई किया था। क्लियर। अब आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके अंदर आर.एच. व्हिटेकर ने कौन कौन से मेन क्राइटेरियाज थे, क्या क्या रूल्स लगाए थे, जिसके बेसिस पे सारे लिविंग्स को इन्होंने 5 किंगडम में ही क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो मेन क्राइटेरिया की बात करें तो इसके ऊपर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, मेन क्राइटेरिया used by R.H. Whitaker for 5 kingdom classification. ठीक है, तो 5 कौन कौन से हमारे पास जो क्राइटेरिया थे वो कौन कौन से आते हैं। देखो जो पहला क्राइटेरिया था वो था सेल स्ट्रक्चर, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी थी, तो या बोल सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मोनेरा के अंदर सारे के सारे क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, और इनकी सेल जो होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, बेचारों के पास न्यूक्लियस तक नहीं होता। ठीक है, सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी सेल स्ट्रक्चर की है या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेसिस पे इनका मेन क्राइटेरिया था। इसके बाद इसमें आप लिख सकते हो थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन।
थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या फिर आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनकी जो बॉडी है वो कैसी है। तो सेम मोनेरा की तो बॉडी बहुत ही सिंपल होती है क्योंकि एक ही सेल का बना होता है। तो सेम यहाँ पे जो मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया जो रहता है वो एक फाइलोजेनेटिक सीक्वेंस के अंदर ही रहता है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड बॉडी किसकी रहती है? एनिमल्स की रहती है। सबसे सिंपल किसकी होती है? मोनेरा की होती है। नेक्स्ट क्राइटेरिया, जो थर्ड क्राइटेरिया था, वो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, या फिर हेट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स हैं तो वो कैसे हैं? सेप्रोफाइटिक है, ठीक है, पैरासाइटिक है, या फिर होलोजोइक है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हुए क्लासिफिकेशन किया। और फोर्थ क्राइटेरिया इनका था, वो था रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन का जो फिनोमिना है वो सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, या बोल सकते हो इनका लाइफस्टाइल कैसा है, कंटिन्यूस ब्रीडर है या फिर डिसकंटिन्यूस है, सीजनल ब्रीडर है, या इनका लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट हो रहा है या 2 साल में कंप्लीट हो रहा है, या कितने सालों में कंप्लीट हो रहा है, या रिप्रोडक्शन कैसा कर रहे हैं, सेक्सुअल कर रहे हैं या एसेक्सुअल कर रहे हैं, इसके बेसिस पे। और जो फिफ्थ क्राइटेरिया था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, और वो कौन सा था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो भाई ये 5 हमारे पास क्या आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आते हैं। इन क्राइटेरियाज को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना होगा क्योंकि एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है, इनके ऊपर नेट का क्वेश्चन भी आया हुआ है। 4 क्राइटेरिया देके एक कुछ और ऐड करके आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा क्राइटेरिया था जो आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन के टाइम पे यूज नहीं किया या किया, ठीक है। तो थैलस की स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर, थैलस की स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन करते हैं नहीं करते, कैसे करते हैं, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसी है, इसके बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या किया था? प्रपोज किया था, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। अब अगर हम देखें तो ये किस तरीके से इनके अंदर आता है क्लासिफिकेशन, तो इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे सिंपल, अगर किंगडम की बात करें, किंगडम, तो सबसे सिंपल किंगडम आता है हमारे पास मोनेरा। क्योंकि मोनेरा जो है उसके अंदर एक तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है सेल की वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल सेल है और सिंपल ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। और मोनेरा के अंदर हम प्रॉपरली किसको मेंशन करते हैं? यहाँ पे प्रोकैरियोट्स को, ठीक है। प्योरली हम किसको रखेंगे? प्रोकैरियोट्स, जो कि क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किस में आ गए? मोनेरा के अंदर आ गए, ठीक है। अब मोनेरा के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। देखो मोनेरा से हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन आएंगे, कुछ इस तरीके से मैं बताती हूँ। देखो मोनेरा के बाद हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आता है वो रहता है, सेकेंड जो हमारे पास रहता है वो किंगडम होता है, किंगडम वो है प्रोटिस्टा, ठीक है। अब प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर जो होते हैं वो फंगस जैसे होते हैं, कुछ प्लांट जैसे होते हैं और कुछ एनिमल जैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग हमें क्राइटेरिया देखने को मिलता है। तो देखें किस तरीके से रहता है। तो जो प्रोटिस्टा थे, यानी कि अगर प्रोटिस्टा के अंदर बात करें तो प्रोटिस्टा के मेंबर के अंदर की बात करें तो इनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी आने लग गई थी, कॉम्प्लेक्सिटी किसके अंदर?
सेल के अंदर हमें देखने को मिल गई थी, यूनिसेलुलर थे, और इसके अंदर किसको रखा था, बेसिकली यूकैरियोट्स को। ठीक है, बेसिकली ये भी क्या थे, यूनिसेलुलर। लेकिन जो सेल थी वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। रीजन क्या था कि इनके अंदर सारी चीजों की हमें प्रेजेंस देखने को मिल रही थी, लेकिन न्यूक्लियस भी था और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज भी देखने को मिल रहे थे। उसके बाद में प्रोटिस्टा से आगे 3 अलग अलग कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कुछ तो थे अपना खाना खुद बनाने वाले, और उनको हमने किस में रख दिया, किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया। ठीक है, जो कि प्योरली क्या थे, ऑटोट्रॉप्स थे। ठीक है, कुछ जो आए वो क्या थे, फंजाई। ठीक है, यानी कि इनके अंदर जो एब्जॉर्प्शन करने का, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक थे ये, और ये दोनों ही क्या थे, आप बोल सकते हैं इनको हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, कौन कौन से थे हेटेरोट्रॉप्स में, फंजाई आ गया, और एक कौन आ गया, एनिमेलिया। ठीक है, ये 3 क्या थे, एक ऑटोट्रॉफ था और 2 क्या थे, हेटेरोट्रॉफ्स थे। अगर हम इनकी न्यूट्रिशन की क्राइटेरिया की बात करें तो जो प्लांटी थे ये तो अपना खाना खुद बनाते थे। ठीक है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करते थे, फोटोसिंथेसिस मतलब खाना खुद बनाने वाले, और फोटोसिंथेसिस करने वालों को हम होलोफाइट्स भी बोला जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि टर्म ऑप्शन जब आते हैं तभी यूज होते हैं, होलोफाइटिक। होलोफाइटिक का मतलब होता है अपना खाना खुद बनाने वाले या फोटोसिंथेसिस करने वाले। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता दिया, फंगस और जो एनिमल्स थे वो हेटेरोट्रॉफ्स थे, लेकिन फंजाई जो थे वो क्या कर रहे थे, वो एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी कि ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड एंड डिके जो मटेरियल होता है उनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो इंजेशन करते हैं, देन डाइजेशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, असिमुलेशन करते हैं, और देन इजेशन करते हैं। तो इस तरीके के ये जो स्टेप्स होते हैं वो कौन फॉलो करता है, वो एनिमल फॉलो करता है। ये तो थे इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक और ये हो गया हेटेरोट्रॉफिक। अगर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो प्लांटी थे वो क्या रहते हैं, प्रोड्यूसर। प्लांटी को हम क्या मान के चलते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि फूड चेन अगर आप पढ़ के आए हो तो प्रोड्यूसर जो खाना बनाने वाला होता है। और बाकी की ये जो फंगस थे वो किस में आते हैं, डिकम्पोजर में। ये क्या होते हैं, क्योंकि डेड और डिके मैटर पे ही जिंदा रहते हैं, तो ये क्या थे, डिकम्पोजर थे। और एनिमल्स थे वो क्या थे, वो कंज्यूमर्स थे, यानी कि हम इनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर देखोगे इस जगह पे, तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्गेनिज्म की बढ़ गई है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिल रहा है, एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी आ रहा है, खाना किसने बनाया, किसने खाया, और डेड होने के बाद में वो कहाँ गया। तो प्रोड्यूसर के बाद में कौन आता है, कंज्यूमर, और कंज्यूमर के बाद में कौन आता है, डिकम्पोजर्स। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से जो RH व्हिटेकर से इन्होंने 5 किंगडम के अंदर इस तरीके से इन्होंने क्लासिफाई किया सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को। अब इन सारी की सारी क्लासिफिकेशन को अगर आप अच्छे से देखें तो हमारे पास क्या क्या चीजें आती है वो हम अगर देखें तो मोनेरा के अंदर हमारे पास किस किस को पुट करते हैं हम मोनेरा के अंदर, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, किंगडम, तो 5 किंगडम में हमारे पास जो पहला किंगडम आता है वो कौन सा है, मोनेरा। ठीक है, और मोनेरा के अंदर हम लोग किन किन को पुट करते हैं, जितने भी ऑल प्रोकैरियोट्स, यानी कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया की अपनी अलग अलग कैटेगरीज होती है, अगर हम देखें तो कौन कौन से बैक्टीरिया यहाँ आ जाएंगे, देखो आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में भी रह सकते हैं, यानी कि बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर भी रह सकते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया जो कॉमनली बैक्टीरिया रहते हैं, अब यू बैक्टीरिया में सारे बैक्टीरिया खराब नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी रहते हैं।
एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो होते तो एक सेल के ही है, लेकिन वो सेल जो होती है वो ऐसे काफी लंबी होती है, फिलामेंटस होती है, ठीक है। मतलब ऐसे फंगस की तरह दिखने में आते हैं, लेकिन होते एक ही सेल के होते हैं, यानी कि इनके अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। काफी ऐसे लंबी इस तरीके से सेल्स हमें देखने को मिलती है। सेल तो एक ही होती है, लेकिन वो ऐसे काफी लंबी होती है, वो होते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। और एक लास्ट बैक्टीरिया आते हैं, वो होते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वैसे तो हम इनकी स्ट्रक्चर करेंगे, तो बैक्टीरिया जो होते हैं इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन सबसे आउटर मोस्ट क्या रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद में सेल वॉल आती है, और उसके बाद में आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो माइकोप्लाज्मा एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया होता है जहां पे एब्सेंस होती है किसकी, सेल वॉल की एब्सेंस होती है। आगे पढ़ेंगे हम। अब आपके एनसीईआरटी की बात करें तो आपके एनसीईआरटी के अंदर आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और जो माइकोप्लाज्मा है, ये इतने मेंशन किए हुए हैं। एक्टिनोमाइसिटीज एक बार आपके एग्जामिनेशन में आया था कि एक्टिनोमाइसिटीज क्या है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्लांटी है या एनिमिलिया है, तो आंसर जाएगा ये एक बैक्टीरिया है, फंजाई नहीं है। क्योंकि फंजाई की जब हम कैटेगरी देखेंगे ना, तो फंजाई भी 4 कैटेगरी का आता है, जैसे कि बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। तो इस तरीके से नाम देखोगे तो इसका नाम जो है वो फंगस से काफी रिजेंबल हो रहा है, एक्टिनोमाइसिटीज। तो जब आप नाम देखोगे तो ऐसे लगता है कि ये फंगस में आएगा, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। क्यों बैक्टीरिया होता है, क्योंकि इसकी बॉडी एक सेल की बनी होती है, न्यूक्लियस नहीं होता, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे काफी फिलामेंटस सेल होती है, ठीक है। तो ये था मोनेरा, ये सारी चीजें मोनेरा के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड हमारे पास किंगडम था वो कौन सा था, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। और इसके अंदर किस किस को पुट किया गया, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर तो थे ही थे, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे थे, यूनिसेलुलर थे, ठीक है। अब यूनिसेलुलर होने के साथ साथ जो सेल थी वो कैसी थी, यूकैरियोटिक सेल थी, यानी कि वेल डेवलप सेल। सारी कुछ चीजें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी है, सेल ऑर्गेनेलीज भी है, सेल वॉल भी है, सब कुछ है। तो प्रोटिस्टा के अंदर हम टोटल 5 तरह के ऑर्गेनिज्म देखेंगे। एक तो देखेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स, ये पढ़ेंगे, आपके दिया हुआ है एनसीईआरटी में। दूसरा हम पढ़ेंगे डायटम्स, ठीक है। ये दोनों जो थे वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तीसरे जो थे वो थे यूग्लिनोइड, ये हमारी अर्थ का सबसे सरप्राइजिंग ऑर्गेनिज्म है। सरप्राइजिंग ऑर्गेनिज्म मैं बता दूं इसलिए क्योंकि यूग्लिनोइड जो होते हैं ना, ये बड़े ही अजीबोगरीब तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक्स भी होते हैं, ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये किस में आते हैं, मिक्सोट्रॉफिक में आते हैं। यानी कि यूग्लिनोइड मैंने कहा ना बहुत ही अजीब होते हैं, अजीब इन द सेंस ये एक हमारे अर्थ का सरप्राइज ही है, क्योंकि यूग्लिनोइड को अगर सनलाइट मिलेगी तो ये क्या कर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, ठीक है। और अगर इसको अंधेरे में रखेंगे या इनको सनलाइट नहीं मिलती तो ये छोटे छोटे माइक्रोब्स को मार के खा जाएगा, तो वो नेचर कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे यूग्लिनोइड्स इस तरीके से थोड़ा सा सरप्राइजिंग ऑर्गेनिज्म है। फोर्थ हम रखते हैं इसके अंदर स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स जो है वो फॉल्स फंजाई है। फॉल्स फंजाई का मतलब है फंजाई जैसे हैं लेकिन फंजाई नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बोल दिया ये यूनिसेलुलर है, फंजाई तो मल्टीसेलुलर होते हैं,
एक्सेप्शनली यीस्ट है एक ऐसी फंजाई जो कि यूनिसेलुलर है, लेकिन मोस्ट ऑफ केस के अंदर फंजाई जो होती है वो मल्टीसेलुलर होती है। दूसरी जो फंगस होती है उसके अंदर कंप्लीट सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ फॉल्स फंजाई में हमें नहीं देखने को मिलते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे फॉल्स फंजाई में आते हैं। और फिफ्थ जो हमारे पास कैटेगरी रहते हैं प्रोटिस्टा के अंदर वो रहती है प्रोटोजोन की, प्रोटोजोन्स। ठीक है, और प्रोटोजोन्स और स्लाइम मोल्ड ये क्या हो गए, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप प्रोटिस्टा के अंदर देखो तो आपको ऑटोट्रॉफ्स भी देखने को मिल रहे हैं प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, हेटरोट्रॉफ्स भी देखने को मिल रहे हैं, प्लस यहाँ पे मिक्सोट्रॉफिक भी देखने को मिल रहा है। तो वैरायटी यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो गई है, बढ़ गई है, यानी कि मोनेरा से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन किस में आ गया है, प्रोटिस्टा के अंदर आ गया है। ऑल्दो सिंप्लिसिटी इतनी सी बात की है क्योंकि यहाँ पे सेल अभी एक ही प्रेजेंट है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो आता है किंगडम वो होता है फंजाई। ठीक है, फंजाई जो है ये सारी की सारी क्या होती है, ट्रू फंजाई है, क्योंकि फॉल्स फंजाई तो हमने किस में रख दिया था, अभी पढ़ के आए हैं प्रोटिस्टा में रख दिया था। और इसके अंदर हम 4 तरह की फंजाई देखने वाले हैं, मतलब आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। एक तो होते हैं फाइकोमाइसिटीज, दूसरी फंगस हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेसिडोमाइसिटीज, तीसरी हमारे पास है एस्कोमाइसिटीज, और फोर्थ जो है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये 4 बेसिकली हमारे पास क्या है, फंजाई है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। और ये चारों के चारों फंगस हमें बहुत अच्छे से समझने हैं क्योंकि कंपैरेटिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं। फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज में डिफरेंस बताओ, एस्को और बेसिडो में बताओ, बेसिडो या डिटेरो में बताओ, या फाइको या डिटेरो में बताओ। तो इस तरीके से, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं माइसिटीज का, यहाँ माइसिटीज, ये माइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम देखें जब बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पे भी एक्टिनोमाइसिटीज वर्ड आ रहा था। मैंने आपको तब भी बताया था कि एक्टिनोमाइसिटीज और फंगस की जो बाकी की क्लासेस हैं वो काफी सिमिलर, नाम से काफी सिमिलर लगती है। तो ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एक्टिनोमाइसिटीज क्या है। तो मोस्ट ऑफ केस के अंदर अगर आप यहाँ देखो फंजाई के अंदर फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और इसी तरीके से एक्टिनोमाइसिटीज हमारे माइंड में याद रहता है। मोस्ट ऑफ टाइम में बच्चे यहाँ पे बात खाएंगे और वो आंसर क्या करके आएंगे, फंजाई। लेकिन एक्टिनोमाइसिटीज क्या है, बैक्टीरिया है, फंजाई नहीं है, मोनेरा के अंदर इसको पुट किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास फंजाई कंप्लीट हो गई है और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यानी कि हमारे पास फोर्थ किंगडम कौन सा आता है, वो रहता है प्लांटी। ठीक है, और अगर प्लांटी की बात करें तो हम लोगों ने पहले भी प्लांटी को बहुत अच्छे तरीके से क्लासिफाई कर दिया था। प्लांटी के अंदर हम बेसिकली 5 टाइप के प्लांट्स रखते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्लांट थे, एक तो था एल्गा, यानी कि ऐसा प्लांट जिसके पास नो रूट, नो स्टेम एंड नो लीफ, कुछ भी नहीं है। दूसरा जो प्लांट है वो कौन सा था, ब्रायोफाइटा। ठीक है, और ब्रायोफाइट्स के अंदर हमें रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही थी, प्रेजेंट थी। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास प्लांट आ रहा था वो कौन सा था, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा प्लांट्स के अंदर हमें ट्रू रूट भी देखने को मिल रही थी, स्टेम भी देखने को मिल रहा था और लीफ भी देखने को मिल रही थी। प्लस यहाँ पे हमारे पास वॉस्कुलर टिश्यूज की भी क्या थी, प्रेजेंस थी। ठीक, फोर्थ हमारे पास जो प्लांट आ रहा था वो कौन सा था, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्या था, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की बात करें
जिम्नोस्पर्म प्लांट थोड़ा सा अलग प्लांट था, इन तीनों से हटके इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिल रही थी। कैसी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही थी? जो जिम्नोस्पर्म था उसके पास ट्रू रूट स्टेम लीफ तो थी, ये इनकी प्रेजेंस तो है ही है, ट्रू रूट भी है, स्टेम भी है और लीफ भी है, प्लस हम इसके पास क्या देखने को मिल रहे थे? सीड भी देखने को मिल रहे थे और सेक्स ऑर्गन भी दे, यानी कि फ्लावर की भी प्रेजेंस थी। लेकिन क्या नहीं बन रहा अभी इसके अंदर? फ्रूट नहीं बन रहा था। और फिफ्थ पे हमारे पास मोस्ट एडवांस प्लांट थे, वो कौन से थे? एंजियोस्पर्म, मोस्ट एडवांस प्लांट, क्योंकि इनके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलता है। क्या क्या? ट्रू रूट्स भी है, यानी कि इसके अंदर अगर हम देखें एंजियोस्पर्म में हमारे पास क्या आता है? ट्रू रूट है, स्टेम है और लीफ है, इसके साथ साथ फ्लावर भी है, फ्रूट भी है और सीड भी है, सब कुछ प्रेजेंट है। मोस्ट एडवांस या मोस्ट डेवलप्ड प्लांट की कैटेगरी हमारे पास आती है, तो वो कौन सी आती है? एंजियोस्पर्म की आती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारा जो थर्ड चैप्टर है बच्चों, उसके अंदर हम इसी तरीके के ये सारे के सारे जो प्लांट के टाइप्स है वो हम स्टडी करेंगे, जिसमें एल्गा के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म हमारा आ जाएगा और एंजियोस्पर्म, सारी की सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे टॉपिक जो थर्ड चैप्टर के अंदर एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। और फोर्थ हमारे पास जो रहता है, फिफ्थ जो किंग आता है वो आता है एनिमेलिया। ठीक है, और एनिमेलिया के अंदर हम सारे के सारे ऑल एनिमल्स हम स्टडी करने वाले हैं, जिनके अंदर बेसिकली दो कैटेगरी में हम रख देते हैं। एक तो लोअर ऑर्गेनिज्म या लोअर एनिमल्स होते हैं, जिनको हम नॉन कोऑर्डिनेट वर्ड यूज करते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा फोर्थ चैप्टर जो है आपका इस यूनिट का, वो एनिमिलिया पे रहेगा। थर्ड जो है, यानी कि अगर हम इनकी बात करें तो ये पांचों के पांचों किंगडम जो है हम एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपके इन पांचों किंगडम के से रिलेटेड एक इंडेक्स है जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन की है, वो कौन सी है? वो कुछ इस तरीके से है, जिसके अंदर आपको इस तरीके से एक इंडेक्स है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन की गई है, वो देखने को मिलेगी, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया है सारी की सारी चीजें मेंशन की है कि जो ये पांचों के पांचों किंगडम दे रखे हैं, जैसे कि मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारे पांचों के पांचों किंगडम। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिया है? सेल का टाइप कैसा है, सेल वॉल कैसी है, प्रेजेंस है या एब्सेंस है, और क्या किसकी बनी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, और एक लास्ट में रहता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि आपके एनसीईआरटी की कुछ बुक्स में मेंशन किया है, कुछ में नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। अभी हम इनके अंदर देखें तो सेल वॉल की प्रेजेंस की बात करें तो सेल वॉल के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, सेल वॉल की प्रेजेंस जो है, सेल टाइप की अगर बात करें, पहले सेल टाइप की बात करें, जो फर्स्ट है इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा में होती है, बाकी सब में आप देखोगे तो कौन सी सेल्स देखने को मिल रही है? यूकैरियोटिक सेल्स देखने को मिल रही है। क्लियर? सेकेंड है सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो मैंने पहले बता ही दिया था आपको कि सेल वॉल जो है, यानी कि मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सेल वॉल की जो प्रेजेंस है, अगर हम देखें सेल वॉल, सेल वॉल तीन जगह प्रेजेंट होती है, प्लांट में तो रहती है, प्लस बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा के मेंबर में भी होती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनके ऊपर भी प्रेजेंट होती है, और प्लस फंजाई के ऊपर भी प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल आपको तीन जगह देखने को मिलेगी। सेल वॉल देखो यहाँ एब्सेंट देखने को मिल रही है आपको, ठीक,
प्योरली। तो बाकी मोनेरा के मेंबर में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो नॉन सेलुलर होती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट होती है और वो सेलुलोज की ही बनी होती है, ठीक है। और प्लांट फंजाई के अंदर विदाउट सेलुलोज होती है और प्लांटी के अंदर सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सामने क्या आती है, सेल वॉल की प्रेजेंस रहती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें तो भाई जो मोनेरा के मेंबर है इनके अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, तो यहाँ पे तो क्या दिख रहे हैं, एब्सेंट। और बाकी सारे के सारे क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल है तो इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गन, और यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम। तो आप देखो कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो हमें देखने को मिल रही है जब हम सिंपल से यानी कि मोनेरा से प्लांटी की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे अगर प्लांटी में देखोगे तो ऑर्गन भी है, टिश्यू भी है और ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट डेवलप, मोस्ट कॉम्प्लेक्स और मोस्ट एडवांस अगर लिविंग की बात करें तो वो हमारे पास कौन रहता है, एनिमेलिया रहता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो जो मोनेरा के मेंबर होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब, और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, दोनों तरह की प्रेजेंट है। ऑटोट्रॉफिक के अंदर ये दो तरह से हो सकते हैं, केमिकल से भी अपना खाना बना सकते हैं और लाइट से भी बना सकते हैं, यानी कि कीमोटोट्रॉफिक भी मिलेंगे और फोटो सिंथेटिक भी मिलेंगे। और अगर हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो ये डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से या एज ए पैरासाइट की तरह अपना जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट करते हैं। प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं मैंने आपको बताया था, ये तीनों तरह से मिलेंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे लेकिन फोटो ऑटोट्रॉफिक होंगे और हेट्रोट्रॉफिक भी होंगे और मिक्सोट्रॉफिक भी देखने को मिल रहा है। फंजाई जो प्योरली हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं क्योंकि ये तो सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिज्म पे रहने वाला, और पैरासाइटिक मतलब होस्ट से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है उसके ब्लड से, ब्लड सकिंग करके, ठीक है। प्लांटी तो प्योर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक है। और एनिमिलिया जो है वो होलोजोइक भी हो सकते हैं, पैरासिंथेटिक भी हो होलोजोइक भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। तीनों हमें यानी कि हेट्रोट्रॉफिक तीनों टाइप के देखने को मिलेंगे एनिमल्स के अंदर। अब आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कुछ बुक्स के अंदर मेंशन भी किया गया है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें मोनेरा के अंदर, तो मोनेरा के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो रहता है वो कैसा आता है, कॉन्जुकेशन मेथड होता है, जिसके अंदर होता है कॉन्जुकेशन एक शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि हम आगे स्टडी करेंगे कॉन्जुकेशन क्या होता है। तो अभी तो आप यूं समझ लीजिए ये क्या है, एक शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद में हम प्रोटिस्टा के अंदर देखें तो यहाँ पे प्रोटिस्टा में हमें सिनगेमी देखने को मिलेगी और कॉन्जुकेशन भी देखने को मिलेगा, किसमें, प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। फंजाई में देखेंगे, और फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इन तीनों के अंदर हम देखें तो हमें प्योर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक और जो आपके पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का कॉलम रहता है वो कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में तो दिया हुआ है, कुछ में नहीं मेंशन, तो लेकिन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए अगर आपकी एनसीईआरटी के अंदर आप चेक करो, इस इंडेक्स को आपकी दी हुई है, सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर का जो सेकेंड पेज है वहाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको ये इंडेक्स देखने को मिलेगी। अभी तक के जो पॉइंट्स थे आर एच व्हिटेकर, उनका मेन क्राइटेरिया और ये इंडेक्स तीनों ही आपके फर्स्ट और सेकंड पेज जो है सेकंड चैप्टर का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आपकी, और इस इंडेक्स से काफी काफी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये इंडेक्स आपको बहुत अच्छे से लर्न होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे सबसे पहला किंगडम, और जो सबसे पहला किंगडम हमारे पास कौन सा है वो है मोनेरा। यानी कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर हम फर्स्ट किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं, और वो किंगडम कौन सा रहेगा, मोनेरा, ठीक है। मोनेरा के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसी शेप होती है, क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। एनसीईआरटी के तो देखो बच्चों सारे के सारे पॉइंट्स हम
तो ए टू जेड एक एक लाइन, एक एक स्टेटमेंट हम इसके अंदर एनालाइज करेंगे, प्लस कुछ मोनेरा के जो मेंबर होते हैं। देखो मोनेरा के अंदर इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो मोनेरा के अंदर हमारे पास जो सेल होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जो कि क्लास 9 के अंदर आप पढ़ के आए हुए हो। और इसके जो मेंबर होते हैं वो बेसिकली क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। दैट मीन हमें बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनका शेप कैसा होता है, उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होगा, उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होगा, वो सांस लेते भी हैं नहीं भी लेते, खाना खाते हैं तो कैसे खाते हैं, और एडवायर कंडीशन में या वर्स कंडीशन में वो किस तरीके से रह सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। प्लस अभी तक हम लोगों ने आर.एच. व्हिटेकर की सिर्फ तारीफें ही की है। दैट मीन हमने आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन के सब अच्छी बातें बताई है कि बहुत सिस्टमैटिक ढंग से आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है, बहुत सही से क्राइटेरिया भी लिए हैं, फाइलोजेनी का भी इसने यूज किया है। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर भी कुछ मिस्टेक्स ही, कुछ डीमेरिट्स थे जो कि आर.एच. व्हिटेकर के नज़रों से बच गए, जिनको उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो ड्रॉबैक्स भी आते हैं आर.एच. व्हिटेकर यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। तो ये कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे वो सारे के सारे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। पहले तो हम ड्रॉबैक्स ही देखेंगे, देन हम मोनेरा की सारी स्ट्रक्चर्स देखेंगे क्या रहती है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ तक जितना भी मैंने बताया है, जिसके अंदर जो टेक्सोनोमिक हिस्ट्री है, वो साइंटिस्ट और उनके बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में जब मेंशन किए जाते हैं तो आपको आने चाहिए। प्लस एनसीईआरटी के आज सिर्फ 2 ही पेज हुए हैं, अगर आप देखो बी ऑनेस्ट, तो छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स से ही अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं इंडेक्स से ही, ये जो इंडेक्स आपके सामने है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नए डाउट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, थैंक यू।